हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ फॉर यू में। मनोविज्ञान की सीरीज में मनोविज्ञान बल्कि शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जैसे टेट, सुपर टेट, बीएड के एंट्रेंस के लिए नहीं, जो बीएड कर रहे हैं बच्चे उनके लिए, और जो बीटीसी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है ये। तो अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मैं लेकर आया हूँ आगे मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान की विशेषताएं, फिर आगे और कोई सा टॉपिक लेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि और भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। अब देखते हैं हम मनोविज्ञान की प्रकृति। तो हम मनोविज्ञान को जो पढ़ चुके हैं कि मनोविज्ञान क्या है, उसकी डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। फिर भी बता दूं मैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यह व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। तो पहले तो आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, लेकिन अब है व्यवहार का विज्ञान। तो अब हम देखते हैं इसमें मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान की प्रकृति जो होती है वो होती है वैज्ञानिक। मनोविज्ञान का जो स्वरूप है, प्रकृति है और दृष्टिकोण, ध्यान रखना, मनोविज्ञान का स्वरूप, प्रकृति और दृष्टिकोण, ये होता है वैज्ञानिक। मैंने ये लिख दिया, आप ये चीज नोट कर लेना। मनोविज्ञान का स्वरूप, प्रकृति और दृष्टिकोण ये वैज्ञानिक होते हैं। वैज्ञानिक आधार पे ही चला जाता है मनोविज्ञान। ये एक विज्ञान है, तो इसकी प्रकृति होगी वैज्ञानिक। अब इसके बाद हम इसकी विशेषताओं में आते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। इसके बाद आ गई इसकी विशेषताएं, मनोविज्ञान की विशेषताएं। मैंने जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं वो ये ली हैं 6। तो जो बच्चे कर रहे हैं किसी एंट्रेंस की तैयारी, जैसे टेट, सुपर टेट, यूपी टेट या सी टेट जो भी है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ये मल्टीपल चॉइस आएगा, तो उसमें आप ऐसे फैक्ट को याद रखना। और बाकी जो बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं उनको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है। तो मैंने ये मेन हेडिंग बता दी है। इन हेडिंग्स के बारे में फिर आपको लिखना है। अब देखते हैं मनोविज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब मैंने लिखी, पहली विशेषता लिखी, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है। हम जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, जो साइकोलॉजिकल स्टडी होती है हमारी, उसमें हम वैज्ञानिक पद्धति को ही अपनाते हैं। तो ये इसकी पहली विशेषता हो गई। जैसे वैज्ञानिक पद्धति में किया जाता है, विज्ञान के अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप जैसे चला जाता है, वही हमारा काम इसमें होता है। मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन है, साइकोलॉजिकल जो स्टडी है, उसमें भी हम वैज्ञानिक पद्धति को ही अपनाते हैं। दूसरा है इसका पॉइंट है, दूसरा तथ्यात्मकता। तो ये मनोविज्ञान के अंतर्गत तथ्यात्मकता को वरीयता दी जाती है। जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, फैक्ट होते हैं, इसमें ये नहीं है कि क्या होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें होता है क्या है। तो तथ्यों को वरीयता दी जाती है, इसमें तथ्यात्मकता होती है इसके अंतर्गत। अगला पॉइंट आता है इसका सिद्धांतों की प्रमाणिकता। तो मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत होते हैं वो प्रमाणिक होते हैं। अगर
मानव सिद्धांत पहले कभी दिया गया है, तो उस सिद्धांत में क्या होता है, अगर उसको दोबारा से उसकी जांच करके उसकी प्रमाणिकता को दोबारा से जांचा जा सकता है, दोबारा से उस पर स्टडी करके जो भी है उसकी प्रमाणिकता को दोबारा से हम जांच सकते हैं, दोबारा से उस पर अध्ययन करके, रिसर्च करके। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो होते हैं वो प्रमाणित होते हैं। इसके बाद में आता है अगला पॉइंट हमारा, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब होता है, ये होते हैं इसके जो सिद्धांत हैं सार्वभौमिक होते हैं, मतलब यूनिवर्सल, जो हर जगह लागू होते हैं। मतलब ये है कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, अगर परिस्थितियां सेम हो, परिस्थितियां भिन्न ना हो, एक जैसी परिस्थितियां हो, तो अलग अलग देश और काल में ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन है उसमें जो सिद्धांत निकल के आए हैं ये सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह लागू होते हैं ये। अब इसके बाद में अगला पॉइंट है कार्य कारण संबंधों की व्याख्या। कार्य कारण संबंध, अगर कोई किसी का व्यक्ति विशेष का कोई अलग व्यवहार है, अलग व्यवहार है तो वो क्यों है, अलग व्यवहार किस लिए है वो व्यवहार अलग, तो इसके कारण की भी ये व्याख्या करता है, किस कारण से ये व्यवहार अलग है। कार्य कारण संबंधों की व्याख्या। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आया, मनोविज्ञान द्वारा भविष्यवाणी। जो मनोविज्ञान के द्वारा हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष के व्यवहार के बारे में। जो अगर हम मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उसके बाद में कि ये व्यक्ति विशेष आगे कैसा व्यवहार करेगा, तो मनोविज्ञान के द्वारा इसकी भी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो अब इसके बाद में अगला टॉपिक लेते हैं, ये आप सब नोट कर लेना। अब आगे देखते हैं हम मनोविज्ञान का क्षेत्र और विस्तार। मनोविज्ञान के एक तरह से मैंने टाइप्स कह सकते हैं, इसका विस्तार क्या है, इसके क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में हम मनोविज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं हम, पहला आता है हमारा सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मनोविज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करते हैं। सैद्धांतिक पक्ष, तो सैद्धांतिक पक्ष में भी जैसे मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, परिभाषा, इसका महत्व, अध्ययन पद्धति, इसके बाद मनोविज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, वो संबंध, चिंतन, स्मृति मतलब मेमोरी, हमारी सीखना, संवेग, हमारे भाव आदि, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। इन सब के वो सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है इसमें। इसके बाद आता है हमारा असामान्य मनोविज्ञान। जनरली मतलब सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि मनुष्य का व्यवहार सामान्य होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य असामान्य व्यवहार भी करता है। जैसे असामान्य स्मृति, मतलब स्मृति बहुत ही ऐसी अच्छी हो जिसपे यकीन ही ना किया जा सके, या स्मृति ऐसी हो बहुत डाउन कि उस पर भी यकीन ना किया जा सके। इस तरह से मतलब असामान्य है। जैसे स्वामी विवेकानंद हुए, उनकी असामान्य स्मृति थी, इस तरह से। तो असामान्य स्मृति, वाणी दोष, आतंक, यौन व्यवहार का विचलन आदि, इस तरह से ये हमारे होते हैं। इनमें मैंने मेन पॉइंट्स कहीं कहीं मैंने लिख दिए हैं ताकि ये जो हेडिंग्स हैं इनके सामने आपको लिखने में कोई समस्या ना आए। तो जहां जरूरत समझी है मैंने वहां पे लिख दिया है, जहां नहीं समझी मैंने जरूरत की उसके आगे आप लिख सकते हो थोड़ा बताने पर, तो वो मैंने छोड़ दिया है। ये हो गया। इसके बाद में हमारा होता है व्यवहारिक मनोविज्ञान। इसमें व्यवहारिक मनोविज्ञान में हम करते हैं जैसे व्यवहारिक अध्ययन उसका व्यवहार का,
जैसे निर्देशन है, निदान है, चयन है, विज्ञापन है, कानून है, इस तरह से इसका हम अध्ययन करते हैं व्यवहारिक के अंतर्गत। समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान में देखो ऐसा होता है कि मनुष्य, हमारा जो मानव है वो सामाजिक प्राणी है। तो समाज के साथ उसका क्या संबंध है, समाज के जो अन्य व्यक्ति हैं उनके व्यवहार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे के व्यवहार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह से इसमें हम समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद में आता है व्यक्तिक मनोविज्ञान। व्यक्तिक समाज में जनरली व्यवहार हम मानते हैं कि एक जैसा होता है, मान के चलते हैं, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के बीच का व्यवहार अलग हो सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच हम देखते हैं तो वो व्यवहार अलग हो सकता है, इंडिविजुअली उनमें डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरह का अध्ययन जो करते हैं हम समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं, उसके व्यक्तिक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है हमारा लोक मनोविज्ञान। तो लोक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जो समाज की जो विचारधाराएं हैं, समाज की मान्यताएं हैं, इस तरह से, और जैसे पौराणिक गाथाएं, पौराणिक गीतों, कला, धर्म, संस्कृति, इस तरह का हम अध्ययन करते हैं लोक मनोविज्ञान के अंतर्गत। अब अगला आता है हमारा बाल मनोविज्ञान। हमारे विकास की कई सारी अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, और आगे की अवस्थाएं हैं प्रौढ़ावस्था। तो इस तरह से हम जो है इसमें जो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो करते हैं, जो बालक के व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं इसमें। किशोर मनोविज्ञान में जो किशोरावस्था में होते हैं बच्चे, इसमें तो जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं उनके व्यवहार का करते हैं। किशोर मनोविज्ञान में जो किशोरावस्था में होते हैं, जैसे 12 से 18 वर्ष के या 12 से 19 वर्ष के, अलग अलग मान्यताओं के अनुसार अलग अलग डिवीजन किया गया है इसका। तो किशोर जो होते हैं, जो बच्चे किशोरावस्था में होते हैं, तो उनके व्यवहारों का हम अध्ययन करते हैं इसमें। विश्लेषणात्मक तो मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि मानव जो व्यवहार का विश्लेषण करके उसका फिर तब अध्ययन किया जाता है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत। इसके बाद में जो प्रेरणात्मक मनोविज्ञान, हमारे जीवन में प्रेरणा का बहुत ही महत्व होता है। अगर हम किसी छोटे काम को भी करने जा रहे हैं और प्रेरणा के अभाव में कभी कभी वो भी काम नहीं हो पाता हमसे, लेकिन कभी कभी जो हमारे लिए असंभव कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है, प्रेरणा मिल जाए तो हम उस काम को भी कर पाते हैं आराम से। तो इस तरह से प्रेरणात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत इस तरह का हम अध्ययन करते हैं। शारीरिक मनोविज्ञान। शारीरिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जो मानव है, मानव शरीर की रचना, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य, किसका क्या कार्य है, इस तरह का हम विश्लेषण करके उसका अध्ययन करते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान। विकास जब हम होते हैं गर्भावस्था में होते हैं, गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, वृद्धावस्था तक हमारा विकास होता रहता है। एक बात और बताऊं, एक होती है अभिवृद्धि, एक होता है विकास। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, अभिवृद्धि को ग्रोथ बोलते हैं। तो ग्रोथ तो हमारी हो गई कि जो हमारे शरीर में जो वृद्धि हो रही है, केवल वृद्धि, अभिवृद्धि। लेकिन विकास एक बड़ी प्रक्रिया है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि सतत नहीं चलती, एक समय पे आके अभिवृद्धि रुक सकती है, लेकिन विकास हमेशा चलता है। विकास में हमारी अभिवृद्धि भी शामिल होती है, हमारे शरीर में जो वृद्धि हो रही, ग्रोथ हो रही है, और प्लस हमारी बुद्धि का विकास हो रहा है, हमारी मानसिक शक्तियों का विकास हो रहा है। इस तरह से हमारे ज्ञान का विकास है, वो भी विकास के अंतर्गत शामिल होता है। इसके बाद में अगला होता है पशु मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत हम पशु के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। पशु कब, कौन सा पशु किस तरह का व्यवहार करता है, डिफरेंट व्यवहार कैसे करता है, क्यों करता है। हम पशु के व्यवहार से ही पता लगा लेते हैं कि ये पशु आज बीमार है, या इसको भूख लगी है, या इसको प्यास लगी है। व्यवहार से ही हम बता सकते हैं। इसके बाद आता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान तो हमारे शिक्षा मनोविज्ञान की तो ये सीरीज ही चल रही है। शिक्षा में मनोविज्ञान का अध्ययन, मनोविज्ञान का प्रयोग हम करते हैं, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो
ये तो सही चली रही है, इसमें तो बहुत कुछ पढ़ेंगे अभी हम। इसके बाद में औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान जो होता है वो उद्योग जगत से संबंधित होता है। उद्योग जगत में जैसे कर्मचारी का चयन करना है या उनके कार्यों का जो डिवीजन है, उनका बांटना है, वो किस तरह से करना है, किस कर्मचारी को क्या काम दिया, किसने क्या काम किया नहीं किया, जो भी, या सेल परचेज है उसका, इस तरह से। तो इन सभी चीजों का अध्ययन औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब ये आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।